कर रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। अब तक हम लोग जो चैप्टर करके आ चुके हैं वो हो चुके हैं 1 से लेके 20 तक, यानी कि 1 से 20 तक के हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। 1 से 20 तक हम चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं बीएनएसएस के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है वो लोग जाके सीरीज देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो बीएनएस की सीरीज है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको भी जाके कंप्लीट कर सकते हैं। कई लोग डालते हैं कमेंट्स में कि मैम बीएनएस की सीरीज करवाइए, तो बीएनएसएस के साथ साथ बीएनएस की सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो जिन्होंने देखना शुरू नहीं किया है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इससे जस्ट पहले कौन कौन से टॉपिक किए थे? सेशन ट्रायल हमने कंप्लीट कर ली है, वारंट ट्रायल हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो करेंगे समन ट्रायल की, यानी कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा समन मामलों का विचारण किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 274 से 282 तक कवर करता है। 274 से 282 तक ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, ये वही चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 20 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, और कहाँ सेक्शन कवर करता था? 251 से 259 तक। जब हम सीआरपीसी को देखते थे तो चैप्टर 20 सीआरपीसी का सेक्शन 251 से 259 तक कवर करता था। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस के बारे में, जो कि है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखते हैं इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिकली उसकी एक जो इंडेक्स होती है वो मेंटेन कर लेते हैं। उससे हमको ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर हमें क्या क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले बताएगा कि अभियोग का सारांश। तो 274 का जो सेक्शन आता है उसमें यही बताया गया है कि अभियोग का सारांश बताया जाना, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। सेक्शन 275 दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, यानी कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। 276 छोटे मामलों में अभियुक्त के द्वारा दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटिक एसेंस। फिर उसके बाद 277 बोलता है प्रक्रिया जब दोष सिद्धि नहीं की जाए, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। 278 दोष मुक्त या दोष से, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? निर्णय दिया जा रहा है, यानी कि दिया जा रहा है जजमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद बात की जा रही है 279 की, जिसमें बोल रहा है कि परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु, मतलब कंप्लेनेंट जो होता है वो या तो उपस्थित नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी। फिर आता है परिवाद को वापस लेना, यानी कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। सेक्शन 281 बोलता है कतिपय मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में ऐसा किया जाएगा कि कार्रवाई रोक लेते हैं, तो क्या रहेगा? समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि पावर टू कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाला सेक्शन क्या बात कर रहा है। सेक्शन 274 बात करता है कि भाई जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है तो उसे अपराध के बारे में पूछा जाएगा कि क्या तुम दोषी होना स्वीकार करते हो या अपने डिफेंस करना चाहते हो, प्रतिरक्षा करना चाहते हो। ठीक है, देखते थे आपकी जब भी हमने सेशन ट्रायल की बात की थी, सेशन ट्रायल की बात की थी और वारंट ट्रायल की बात की थी, भूल तो नहीं गए इनको? क्योंकि सेशन ट्रायल थी, उसके बाद वारंट ट्रायल थी। वारंट ट्रायल आधारित थी पुलिस रिपोर्ट पर और अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर। ठीक है, ये हम देख के आ चुके हैं। तो ऐसे कहता है कि जब हम इन दोनों को देखते थे तो यहाँ पे चार्ज फ्रेम किया जाता था, चार्ज फ्रेम करते थे ना हम लोग। लेकिन जब हम समन ट्रायल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब अभियुक्त यानी कि अक्यूज आता है तो उसे अपराध के बारे में बताएंगे, यानी कि ऑफेंस के बारे में बताएंगे, और पूछेंगे कि क्या वो दोषी होना स्वीकार करता है, मतलब क्या वो एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं दोषी हूँ, कन्विक्ट होना चाहता है या नहीं होना चाहता। तो या फिर वो क्या चाहता है, प्रतिरक्षा करना चाहता है, स्वयं का डिफेंस करना चाहता है। तो यहाँ पे जैसा कि आरोप विरचित करना जरूरी नहीं होता, तो ये एक प्रिकॉशन हो सकता है कि कौन से वाले ट्रायल में आरोप विरचित करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। फिर बोल रहा है मजिस्ट्रेट मामले को आधारहीन समझता है तो वो क्या करेगा,
मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो मामला है, ये जो केस है वो आधारहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को निर्मुक्त कर देगा, रिहा कर देगा, इसका मतलब रिलीज कर देगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। सेक्शन आता है 275। 275 वही सेक्शन है जो 252 है सीआरपीसी का। ऐसे बोल रहा है कि दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। तो क्या होता है, अभियुक्त ने जिन शब्दों का उपयोग करते हुए, जिन शब्दों को, जिन वर्ड्स को यूज करते हुए अक्यूज्ड ने अपना दोषी होना स्वीकार किया है, तो मजिस्ट्रेट उस सेंटेंस को लिखते हुए मजिस्ट्रेट को दोषित कर सकता है, यानी कि कन्विक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद 276 आता है जो सेक्शन 253 है बीएनएसएस का। बीएनएसएस का 276, सीआरपीसी का 253। ये ऐसे बोल रहा है कि छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। तो सेक्शन 206 जो सीआरपीसी का था, वैसा का वैसा सेक्शन 229 बीएनएसएस में है, ये उसकी बात कर रहा है। तो जब समन जो होता है, समन जारी किया जाता है 206 सीआरपीसी या 229 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, तो अभियुक्त बिना प्रेजेंट हुए अभिवचन करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि वो उपस्थित नहीं हो और वो अपनी प्रोसीडिंग्स चलवाना चाहता है, अपना अभिवचन चलाना चाहता है, तो वह अभिभाव पत्र जो होता है, इसका मतलब हुआ कि अभियुक्त बिना प्रेजेंट हुए अपना दोषी होना स्वीकार करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जो स्वीकार करने वाला पत्र होगा, अभिभाव पत्र जो होगा, लेटर जो होगा, वो और जुर्माने की रकम, ठीक है, इन दोनों चीजों को जो क्या करेगा, बाय पोस्ट या कोई मैसेंजर वगैरह होता है उसके द्वारा मजिस्ट्रेट को भेज देगा। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो जुर्माने की रकम होगी उसको पनिशमेंट में इंक्लूड कर देगा। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे हमको बताई गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेक्शन 277 बोलता है प्रक्रिया जब दोषसिद्ध ना किया जाए, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। तो क्या होगा, यदि मजिस्ट्रेट अक्यूज को कन्विक्ट नहीं करता, दोषसिद्ध नहीं करता, तो वो क्या करेगा, अभियोजन का साक्ष्य लेगा, फिर क्या करेगा, डिफेंस की एविडेंस लेगा, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, फिर डिफेंस की एविडेंस लेगा, फिर सम्मन जारी करेगा। किस संबंध में, कि कोई चीज जो होती है, वस्तु वगैरह जो होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह होती है, उसको पेश करने के लिए या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए सम्मन जारी करेगा। और हाजिर होने के लिए, मतलब प्रेजेंट होने के लिए जो व्यय वगैरह होंगे, जो खर्चे वगैरह होंगे, वो कोर्ट में जमा करा दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात में हमको इतनी सी बात बताई गई है। अब देखिए 278 क्या बोल रहा है, निर्णय दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 255 सीआरपीसी का सेक्शन है। तो साक्ष्य के बाद जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज जो है वो दोषी नहीं है, तो उसे दोष मुक्त कर देगा, यानी कि उसको एक्विटल कर देगा। फिर बोलता है कि सेक्शन 364 और 401 जो बीएनएसएस है, सेक्शन 360 और 325 जो सीआरपीसी है, कार्यवाही नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज दोषी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको दंडादेश दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात बोल रहा है। अब ये कौन कौन से सेक्शन है, तो कुछ आप भी तो करेंगे ना, तो ये आपका होमवर्क है, आज जाके इन सेक्शंस को देखेंगे एक बार। ठीक है, ये तो नोट्स तो आपके सामने दिखते ही रहते हैं, मैं आके बोलती रहती हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन सेक्शन को जाके एक बार रीड आउट करना चाहेंगे कि भाई आखिर इन सेक्शन में क्या लिखा गया है, क्या हमको इसको किस तरीके से इसको इससे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट परिवाद या संबंध वाले मामलों में ऐसा अपराध जो स्वीकृत या साबित है तो उसे दोषित कर सकता है। ठीक है, मामला नहीं बन रहा तो उसको दोष मुक्त कर देगा, अगर मामला बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही करके पनिशमेंट वगैरह दे देगा। और अगर वो संबंध वाले मामलों में, परिवाद वाले मामलों में, कंप्लेन वाले मामलों में क्या होता है, अगर वो मामले को स्वीकार कर लेता है तो उसको दोषित कर देगा, यानी कि कन्विक्ट कर देगा। 279 कहता है कि परिवादी का हाजिर ना होना उसके मृत्यु। 256 सीआरपीसी में भी हमको यही बात बताई गई है, नॉन अपियरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। तो परिवादी पर सम्मन जारी हुआ, ठीक है, और वो उपस्थित नहीं हुआ, कौन से दिन, जो भी डेट फिक्स की गई है उस दिन वो आया नहीं, और उसके बाद उस टाइम को एक्सटेंड किया गया, स्थगित किया गया डेट को, तो मजिस्ट्रेट परिवार को 30 दिन का समय देने के बाद स्थगित कर देता है और वो फिर भी नहीं आता,
तो वो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को दोषमुक्त कर देगा, एक्विटल कर देगा। ठीक है, सिवाय उसे किसी अन्य कारण से स्थगित ना किया गया हो, मतलब किसी अन्य रीजन, किसी अदर रीजन की वजह से उसको क्या नहीं किया गया हो, स्थगित नहीं किया गया होगा, रोका नहीं गया होगा, तो उसके अलावा क्या होगा, उसको दोषमुक्त कर देगा, एक्विटल कर देगा। मजिस्ट्रेट जो होता है अभिमुक्ति दे सकता है। अभिमुक्ति का क्या मतलब होता है कि उसको माफ कर सकता है कि वो प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति, पर्सनल जो अपीयरेंस होती है उससे उसको रिलीज कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि भाई तू परिवादी, तू मत उपस्थित हो, प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो जा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो स्वयं हाजिर नहीं हो सकता। और ये जो सेम प्रोविजंस होते हैं वो परिवादी की यानी कि कंप्लेनेंट की जो डेथ हो जाती है उस पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा या फिर उसका प्लीडर कुछ बात कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से बात होगी। फिलहाल तो ये ऐसे बोल रहा है कि उसको पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति दे दी जाएगी, किस आधार पे कहा जाएगा कि भाई तुम प्लीडर के साथ आ जाओ, और ऐसा लगेगा कि अगर मजिस्ट्रेट को परिस्थितियों को देखते हुए लगता है तो ऐसा कर सकेगा, और सेम प्रोविजन डेथ के मामले में भी ये लगा देगा। अब सेक्शन 280 कहता है बीएनएसएस की परिवाद को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। तो क्या होता है, परिवादी यानी कि कंप्लेनेंट अंतिम आदेश पारित करने से पहले किसी भी समय, ये एक प्रोसीडिंग्स चल रही है और यहाँ पे अंतिम आदेश पारित होने वाला है, तो इससे पहले कभी भी मजिस्ट्रेट को बता देता है कि अभियुक्त या अभियुक्तों के विरुद्ध, यानी एक अभियुक्त हो या फिर अनेक अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद वापस लेने का उसके पास आधार है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको इस चीज की परमिशन दे देगा कि ठीक है भाई पर्याप्त आधार है तो इसको परमिशन दे देते हैं कि तू भाई अपनी कंप्लेन वगैरह को वापस ले ले। अगर उसने कंप्लेन को वापस ले लिया तो उसका प्रभाव होगा कि जो अभियुक्त होगा यानी कि अक्यूज्ड जो होगा वो हो जाएगा दोष मुक्त, यानी कि दोष मुक्त का मतलब एक्विटल हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। अब आ जाता है 281, कतिपय मामलों में कार्रवाइयों को रोक देने की शक्ति, वही पावर है जो सीआरपीसी में 258 में है। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। तो क्या होता है, परिवाद से भिन्न कोई मामला है, मतलब कंप्लेंट पर आधारित कोई मामला नहीं है उसमें, या फिर समन मामले में जेएम फर्स्ट यानी कि जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग होते हैं और सीजेएम उनकी पूर्व सहमति से यानी कि प्री कंसर्न से कोई अदर मजिस्ट्रेट कारण लिखते हुए यानी कि रीजन रिकॉर्ड करते हुए कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम पर रोक सकता है। ये जो कार्यवाही होती है इसको किसी भी प्रक्रम पर रोक सकता है। फिर निर्णय सुनाए जाने से पहले मुख्य साक्ष्यों के कथन वगैरह जो लिखेगा उनको लिखने के बाद दोष मुक्ति का निर्णय दे सकता है। ठीक है, यानी कि उसको एक्विटल वगैरह घोषित करने का दे सकता है जजमेंट, या फिर किसी अन्य दशा में उसको उन्मोचन भी कर सकता है, यानी कि उसको छोड़ने का अगर आदेश देगा तो छोड़ने का मतलब होगा उन्मोचन। ठीक है, किसी जो अन्य दशा होगी उसमें क्या करेगा, उसको छोड़ने का आदेश दे देगा, छोड़ने का मतलब हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है, ये किसकी पावर हो गई, मजिस्ट्रेट की पावर हो गई यहाँ पे। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका 282, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अधिकतर प्रश्न आता ही है कि सम्मन मामलों को वारंट मामलों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये भी बेसिकली क्या होती है, कोर्ट की पावर होती है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित सम्मन मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट के मामलों के विचारण के अनुसार करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता में जो रीति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पुनः सुनवाई कर सकता है, साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। ये तो हो गई एक्ट की लैंग्वेज। और हम क्या बताएंगे, भाई एफआईआर करी, सम्मन केस में 6 माह से अधिक का मामला है, वारंट केस है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई सम्मन केस की जो ट्रायल है वो वारंट केस की तरह होनी चाहिए, और किसके लिए, भाई न्याय हित होना चाहिए, लोक हित होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए, ऐसा जरूरी है कि भाई अगर ऐसा नहीं किया गया तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, वो सम्मन मामले को वारंट मामले में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में, कि भाई अगर कोई लगता है कि भाई कोई संज्ञेय मामला हो गया, समन केस की ट्रायल शुरू हो गई लेकिन मामला पता लगा कि संज्ञेय मामला है, तो फिर वो उस मामले को वारंट मामले में परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शंस कवर किया आज हम लोगों ने, 274 से 282 तक, 274 से 282 तक। अब हमारा इसका एक लास्ट ट्रायल वाला टॉपिक बच रहा है, समरी ट्रायल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, आज हमने समन ट्रायल कर लिया। हमारी कौन कौन सी ट्रायल हो चुकी है? सेशन ट्रायल हमने डन कर लिया है, वारंट ट्रायल हमने डन कर लिया है, और आज हमने समन ट्रायल जो होती है उसको भी डन कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए। हमारे नए लॉज हैं, सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ना केवल ये ऐसे लॉज हैं कि भाई केवल हमारे लॉ वाले व्यक्तियों के ही काम आ सकते हैं, बल्कि जैसे कई कई जगह पे पुलिस एक्ट्स लगते हैं तो वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। आपको लगता है कि भाई इनको इसकी नॉलेज मिलनी चाहिए तो बिल्कुल आपको इनको शेयर करना चाहिए। और किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डी लॉ क्लासेस करके ग्रुप बना हुआ है, डी लॉ क्लासेस ऐसे करके ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके ग्रुप, इस ग्रुप में डीएम लिख के भेज सकते हैं मैसेज कि मैम इस पॉइंट में हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। तो ये संक्षिप्त विचारण की, तो इसके जो सेक्शंस कवर हो रहे हैं वो कवर हो रहे हैं 283 से 288 तक, 283 से 283 तक। ये वही चैप्टर है जो चैप्टर 21 होता है सीआरपीसी में। सीआरपीसी जो है हमारी उसके अंतर्गत, और कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है सीआरपीसी में? 260 से 265। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं समरी ट्रायल की, तो भाई समरी ट्रायल क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? तो क्या होता है, जो न्याय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो प्रोसीजर होता है जजमेंट मिलने का, जस्टिस मिलने का, तो वो एक बहुत बड़ा होता है। आज आप कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं, फिर आपकी डेट आएगी, फिर कंटिन्यू डेट चलती रहेंगी, फिर उसके बाद फिर आपका जाने कितने सालों में जाके जजमेंट आएगा। पता नहीं, कई कई बार तो ऐसा होता है कि एक पीढ़ी पे केस चलना शुरू होता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी तक वो केस चलता रहता है। ठीक है, तो इन सब की समस्याओं को देखने के लिए उसके बाद कहा गया कि भाई न्याय मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन देरी से मिले न्याय का कोई महत्व नहीं होता है। तो न्याय का सही समय पे मिलना बहुत जरूरी होता है। सफल न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कहा गया कि भाई एक ऐसे ट्रायल की जरूरत है जो शॉर्ट प्रोसेस में हो, यानी कि समरी ट्रायल की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसीलिए बनाया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है हमारा समरी ट्रायल वाला प्रोसेस, यानी कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले बात करेंगे 283 के बारे में, जो बात करता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, यानी कि पावर टू ट्राई समरली। तो फिर उसके बाद आता है सेक्शन 284, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण, यानी संक्षिप्त विचारण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेकंड क्लास जेएम सेकंड के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। फिर इसके बाद बात की जा रही है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। सेक्शन 287 बात करता है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय, जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली। फिर बात कर रहे हैं 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। ठीक है, ये वाले टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आप तो जानते ही हैं, जैसा कि हम जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसके एक इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमको ये पता लगता है कि ये वाला चैप्टर हमको क्या क्या बताने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि जो संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है वो दी गई है हमको 283 में। 283 में हमको दी गई है बीएनएसएस में, और वही पावर 260 में दे रखी है सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, तो संहिता में किसी बात के होते हुए, संहिता का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। लेकिन जब अगर सीआरपीसी के प्रोविजंस देखेंगे तो वहां पे सीआरपीसी आ जाएगी। ठीक है, किसी बात के होते हुए भी यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, सीजेएम और जेएम फर्स्ट, उनको लगता है, इसका मतलब हो गया चाहे से हमको संहिता यानी कि कोड यानी कि बीएनएसएस में कोई भी प्रोविजन दे रखे हो,
उसके होते हुए भी जो सीजेएम होता है, जेएम फर्स्ट होता है, उसको निम्न अपराधों का, जो नीचे ऑफेंसेस दे रखे हैं, उनका समरी ट्रायल करने का अधिकार है। यानी कि कौन करेगा समरी ट्रायल? सीजेएम करेगा और जेएम फर्स्ट करेगा। ठीक है, किस किस का करेगा? ये जो नीचे अपराध दे रखे हैं, एक पूरी लिस्ट दे रखी है लंबी वाली, वो तो भारतीय न्याय संहिता। अब ये कौन कौन से अपराध है ना, ये आपको देखते हुए चलना है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो बीएनएस है हमारी, उसका जो सेक्शन 303 का क्लॉज 2 है, 305 या 306 के अधीन कोई चोरी वगैरह की बात हो गई, चोरी की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी रखने की बात हो गई, चुराई हुई संपत्ति को रखने में या व्ययन करने में कोई मदद करता है, जिसका मूल्य कितना नहीं होना चाहिए? 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाले अपराध हो गए। तो ये तीनों अपराध किससे संबंधित है? चोरी से रिलेटेड। तो इसको आप एक चोरी का कोड दे सकते हो कि भाई चोरी से रिलेटेड आ रहे हैं, थेफ्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। फिर बोलता है भारतीय न्याय संहिता 331(2) और क्लोज 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है। ठीक है ना। और इसके बाद 350 जो होगा, उसके अंतर्गत 352 सॉरी के अधीन कोई लोक शांति भंग करने का कोई अपराध किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद आपराधिक अभित्रास का भी अपराध किया गया 351 क्लोज 3 के अधीन। फिर इसके बाद पूर्ववर्ती अपराधों का कोई दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट किया गया है। अबेटमेंट किनका? ये जो अभी अभी अपराध पढ़ के आए ना 3-4 पॉइंट, उनका अबेटमेंट किया गया है, उनका अटेम्प्ट किया गया है। या जो पशु अत्याचार अधिनियम होता है ना, उसका जो सेक्शन 20 होता है, उसके अंतर्गत कोई परिवाद करने वाला है। तो ये सब जो प्रोविजंस आएंगे, उनमें उनको अधिकार मिल रखा है कि वो संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई के बाद ऐसे कारण जो अभिलेखित किए जाएं, ऐसे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं है, मतलब ये शामिल नहीं है, इनके अलावा का क्या कर सकता है? संक्षिप्त विचारण कर सकता है। और कब करेगा? उसको सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद कारण वारण लिखेगा और उसके बाद संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ठीक है, अपराध कौन से हो गए? सबसे पहले तो हमको बताया ये जो अपराध दिए गए थे वो हो गए, फिर इनका दुष्प्रेरण हो गया, फिर उनका प्रयत्न हो गया, फिर पशु अत्याचार अधिनियम आ गया, फिर उसके बाद आ गया कि भाई डेथ का अपराध नहीं होना चाहिए, कि भाई जिसमें उसको डेथ मिले, आजीवन कारावास मिले यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मिले, या 3 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास मिले, तो ये अपराध नहीं होने चाहिए, उनका संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। और जब विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला विचारण ऐसा लगता है कि जो मामला है वो संक्षिप्त विचारित नहीं किया जा सकता, मतलब उसका संक्षिप्त विचारण संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है वापस बुलाएगा और उनको वापस सुन के आगे का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। विचारण के दौरान मामले में लगा कि भाई इसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता, तो जितने साक्षियों को बुलाया था वापस बुलाएगा, उनकी परीक्षा करेगा और उसके मामले के अकॉर्डिंग आगे का काम करेगा। ठीक है, अब आ जाइए। फिर बोलता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण। सबसे पहले किसने किया था? सीजेएम ने, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, तो यानी जेएम फर्स्ट ने किया था। अब ये बोल रहा है जेएम सेकंड भी ऐसा कर सकता है, तो कब कर सकता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को, यानी कि सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल करने की जो पावर्स होती है वो दे सकता है, जो केवल जुर्माने या जुर्माने के साथ 6 मास से अनधिक के कारावास से दंडनीय हो। इसका मतलब जिसमें 6 मास तक का कारावास मिले और जुर्माना दिया जा सके, उसमें क्या कर सकता है? संक्षिप्त विचारण कर सकता है जेएम सेकंड, या किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध के प्रयत्न का कर सकता है। मतलब ये जो अपराध है जिनके लिए दंडित हो सकता है उसका, और उसके जो अपराध का अबैटमेंट होगा, अटेम्प्ट होगा, उसके लिए भी क्या कर सकता है? अगर वो कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है, सॉरी। ठीक है ना। तो फिर आता है सेक्शन 285 की प्रोसीजर क्या रहेगा। भाई इतनी देर से आप संक्षिप्त विचारण की बात कर रहे हो, समरी ट्रायल की बात कर रहे हो, तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सेक्शन 285 बोलता है सम्मन मामलों के विचारण के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, तो देखिए कितना इजी हो गया। अभी अभी हम सम्मन ट्रायल के प्रोविजंस को पढ़ के आए थे, तो जो सम्मन ट्रायल के प्रोविजंस थे वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। ठीक है ना। तो आपके लिए प्री का क्वेश्चन है कि जो समरी ट्रायल होती है उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? सेशन ट्रायल वाला, समन ट्रायल वाला, वारंट ट्रायल वाला, इनमें से कोई नहीं। तो हमको टिक करना पड़ेगा भाई समन मामलों वाला प्रोसीजर फॉलो होता है। और 3 मास से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश इस अध्याय के अधीन दोष सिद्धि में मामले में नहीं दिया जाएगा। मतलब इस मामले में कोई व्यक्ति अगर दोषित किया गया है तो 3 मास से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा, मतलब 3 मास तक का दिया जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं दिया जाएगा।
अब देखिए सेक्शन 286 बोल रहा है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख कैसे होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्रम संख्या लिखी जाएगी यानी कि सीरियल नंबर हो गया। फिर हो गया डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस यानी अपराध किए जाने की तारीख आ जाएगी, नंबर 1। फिर नंबर 2, फिर कंप्लेन की तारीख आ जाएगी यानी परिवाद की तारीख आ जाएगी, कंप्लेनेंट का नाम आ जाएगा यानी कि परिवादी का नाम आ जाएगा। फिर अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता, निवास यानी अक्यूज के जो अक्यूज का खुद का नाम आ जाएगा, उसके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, वो कहाँ रहता है, ये सारे प्रोविजंस आ जाएंगे। फिर इसके बाद संपत्ति का क्या मूल्य है, प्रॉपर्टी वगैरह जिसके संबंध में अपराध हुआ है तो उसका क्या मूल्य वगैरह है, उसके बारे में बताया गया है। फिर अभियुक्त ने अगर दोषी होना स्वीकार किया है तो उसकी परीक्षा वगैरह की जाएगी, अगर उसने कोई भी कथन वगैरह किया है तो, और तो कुछ कंक्लूजन वगैरह निकला हो, निष्कर्ष वगैरह निकला हो तो वो आ जाएगा। दंडादेश या अंतिम तारीख लिखी जाएगी, भाई जो दंड वगैरह दिया गया है, पनिशमेंट वगैरह दिया गया है वो, और उसकी जो डेट वगैरह होगी, जो फाइनल ऑर्डर वगैरह दिया गया है उसकी डेट होएगी, और कार्यवाही समाप्त होने की तारीख होगी कि भाई ये जो समरी ट्रायल वाला प्रोसीजर है ये कब खत्म हो चुका है। तो ये सारी बातें हमको इसमें बताई जाएगी। फिर आता है 287, जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, भाई दोषी होना स्वीकार करेगा तो बता ही दिया, दोषित कर दिया जाएगा, 3 मास से कम का कारावास उसमें दिया जाएगा, मतलब 3 मास तक का दिया जाएगा, 3 मंथ्स तक का, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा है कि जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, यानी कि वो स्वीकार नहीं करता कि मैं दोषी हूं, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य के सारांश यानी एविडेंस के जो भी सारांश वगैरह होंगे, निष्कर्ष वगैरह होंगे, उनको कारणों के साथ यानी कि जो कंक्लूजन वगैरह होंगे उनको रीजन के साथ संक्षिप्त में लिखेगा, शॉर्ट में लिखेगा। कहाँ पे लिखेगा, अपने जजमेंट में लिखेगा कि भाई ये दोषी होना स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे आगे प्रोसीडिंग चलेगी। और फिर बोल रहा है अभिलेख और निर्णय की भाषा, यानी जो रिकॉर्ड वगैरह किया जाएगा, जो जजमेंट वगैरह दिया जाएगा वो न्यायालय की भाषा में होगा, यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, जहाँ हिंदी चलती है वहाँ हिंदी, जहाँ इंग्लिश चलती है वहाँ इंग्लिश, जहाँ गुजराती चलती है वहाँ गुजराती। तो जिसकी जो भाषा चल रही है वो उस भाषा में लिखेगा और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको साइन किया जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो उसको फिर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया जाएगा। तो ये तो थे हमारे समरी ट्रायल के प्रोसीजर, यानी कि 283 से लेके 283 तक छोटा सा चैप्टर था, हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और जोड़ना चाहिए डीलो क्लासेस के साथ में, और आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। कहीं कोई जुडिशरी की वगैरह की वैकेंसी निकल जाएगी, आपके पास लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपके पास मैटर अवेलेबल था और आप लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया है, तो जल्द से जल्द इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ना केवल बीएनएसएस की सीरीज चल रही है बल्कि बीएनएस का भी पूरा जो पार्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो इस पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और भी जुडिशरी से रिलेटेड कई वीडियोस इस पे अवेलेबल है हमारी क्लासेस पे, तो आप चाहें तो उसको उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई माइनर एक्ट्स हम लोगों ने यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आपको लगता है कि जो आपकी जुडिशरी के अकॉर्डिंग जरूरी है तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23 की, यानी कि इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट करके आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल के जो प्रोविजंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि बीएनएसएस पे चैप्टर 1 से लेके 22 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। और एक हमारी बीएनएसएस की जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम जब चैप्टर 23 की बात कर रहे हैं तो वो कवर करता है सेक्शन नंबर 289 से लेके 300 तक, 289 से 300 तक। वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में 265 ए से लेके एल तक होता था, 265 ए से लेके एल तक। किस बारे में बात करता है, सौदा अभिभाग। सौदा अभिभाग मतलब प्ली बार्गेनिंग। क्या होता है ये, प्ली बार्गेनिंग। तो क्या है इस चीज का कॉन्सेप्ट, तो ऐसे होता है कि जब ट्रायल हो जाती है, हम लोगों ने देखा ट्रायल वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई, ट्रायल के बाद मिली सेंटेंस, सेंटेंस मिल जाती है, तब अक्यूज्ड आकर प्ली बार्गेनिंग के लिए कहता है। किससे करता है, पार्टी से नेगोशिएट करता है, किस बारे में, अपने पनिशमेंट को कम करने के बारे में, ठीक है ना। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग क्या होती है, जैसे आप जाते हैं, जो बेसिकली जो हमारी लेडीज वगैरह होती है ना वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करती है, ठीक है। 100 रुपए की चीज को बोल देंगी 50 रुपए में दे दे, फिर वो 50 रुपए में नहीं मानता, नहीं बहन जी 70 रुपए में दे दूंगा, ठीक है। फिर बोलती नहीं, ना तेरी ना मेरी, 80 रुपए में मुझे दे दे, फाइनली मुझे दे दे, ऐसे करके 65 में मुझे दे दे, ऐसे करके बोल देंगी। ये बोलेगा 70 में, बोले नहीं नहीं
70 में नहीं, चल तू फाइनल कर और इसको 65 में दे दे। ऐसे करके लोग नेगोशिएट करके उस चीज़ को, वो व्यक्ति जो होता है, वो जो महिला होती है, वो चीज़ ले लेती है। तो ये बार्गेनिंग वही चीज़ है, लेकिन ये है हमारे लॉ की बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस से संबंधित होती है और ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो सीआरपीसी में जुड़ा था, तो जुड़ा था 5 जुलाई 2006 से, ठीक है। ये बाद में जुड़ा हुआ था 5 जुलाई 2006 से सीआरपीसी में जुड़ा था हमारे, ठीक है ना। लेकिन हमारा जब बीएनएसएस है तो इसमें ये शुरू से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बात करता है कि नेगोशिएशन करता है कौन, करता है अक्यूज्ड करता है कंसेशन के बारे में, कि भाई मुझे पनिशमेंट में कंसेशन दे दो, ठीक है। और किसके साथ करता है, विक्टिम के साथ करता है, ठीक है। विक्टिम के साथ करता है कि भाई तुम मुझे कंसेशन दे दो। और कब होता है ये आफ्टर कन्विक्शन होता है, यानी कि दोष सिद्धि के बाद होता है। दोष सिद्धि के बाद प्ली बार्गेनिंग की जाती है, कंसेशन किया जाता है, विक्टिम के साथ करता है अक्यूज्ड। अब आप बोलेंगे मैम क्या प्ली और जो हमारा शमन होता है यानी कि कंपाउंड होता है वो एक ही चीज़ होती है? तो ये दोनों अंतर होते हैं, इन दोनों में मतलब अंतर पाया जाता है। एक तरफ होता है हमारा कंपाउंड करना यानी कि शमन करना, और एक तरफ होता है हमारा प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग क्या बोलता है इसके अंतर्गत, भाई जब कंपाउंड किया जाता है, शमन किया जाता है, जो होता है हमारा सीआरपीसी का 320, ठीक है। पर हम यहाँ सीआरपीसी के 320 को इसलिए वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग शमन को जहाँ तक है, कंपाउंड को अभी तक 320 के नाम से याद ज़्यादा जानते हो। तो लेकिन हमारे को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है कि जो सीआरपीसी का 320 है कंपाउंड वाला, वहाँ पे क्या होता है, शमन जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, केस को वापस ले लिया जाता है, तो इसका प्रभाव होता है एक्विटल। एक्विटल हो जाता है इसका प्रभाव, जिसका मतलब होता है दोष मुक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, बार्गेनिंग का जो इफेक्ट होता है वो दोष मुक्ति नहीं होता है। दोष मुक्ति यानी कि इसको एक्विटल नहीं किया जाता है, और ना ही इसका इफेक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, यानी कि इसमें डिस्चार्ज भी नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट होती है उसको कर दिया जाता है कम। क्या कर दिया जाता है, कम किया जाता है, यानी कि जो दंड होता है, जितना दंड दिया जाता है, जितनी सजा दी जाती है, उसको कर दिया जाता है कम। आई बात समझ में? तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया प्री बार्गेनिंग का, क्या आखिर क्या होती है प्री बार्गेनिंग। अब देखते हैं इसके चैप्टर में क्या क्या चीजें दे रखी है। तो जब हम इसके चैप्टर को देखते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स मेंटेन करते हैं। इंडेक्स मेंटेन करने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई इससे हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर ये चैप्टर हमको क्या क्या बताने वाला है। सबसे पहले बोलेगा अध्याय का लागू होना, कि भाई ये चैप्टर कहाँ पे लागू होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि भाई कहाँ पे लागू होगा। तो दो तरीके से लागू होगा, 289 में बता रहा है, और इसके बाद बता रहा है 300 को भी इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा, रीड विथ 300 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप कनेक्शन देखिए, 300 क्या बोल रहा है, अध्याय का लागू नहीं होना। यहाँ पे ये वो प्रोविजन बताएगा कि जहाँ पे अध्याय लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो जो अप्लाई वाला यानी एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल, ये दोनों चीज़ें होती है। तो एप्लीकेबल कहाँ हो रहा है, ये तो हमको बता रखा है 289 में, और 300 हमको बोल रहा है कि भाई कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन 289 में भी कुछ प्रोविजंस हमको मिलेंगे जो बताएंगे अध्याय कहाँ लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है एप्लीकेशन की बात कर रहा है, हु में अप्लाई, सौदा अभिभाग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये अप्लाई करने की बात हो रही है, ठीक है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है 291 में आ गया हमारे, जो हमारे को है ना, ये जो प्रोविजन है ना 291, 292, 293 और 294, ये साथ में पढ़ने चाहिए। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, बेसिकली हमको प्रोसीजर बता रखा है। तो सबसे पहले जो बात करता है ना 291, वो किस बारे में करता है, पारस्परिक रूप से संतोषप्रद व्ययन के बारे में। पारस्परिक रूप से संतोषप्रद व्ययन क्या होता है, ये होता है म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, ठीक है। और 292 में क्या बोला गया है, इसकी दी जाएगी रिपोर्ट,
ठीक है, तो 292 को आप रिपोर्ट के नाम से याद कर सकते हो। 293 में क्या किया जा रहा है? डिस्पोजल, यानी मामले का निस्तारण। और इसके बाद 294 में क्या किया जा रहा है? जजमेंट। ठीक है, देख लिया आपने यहां से यहां तक। फिर जी में क्या दिया जाएगा? सॉरी, 295 में क्या दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा फाइनल ऑर्डर। और इसके बाद पावर ऑफ कोर्ट। 296 क्या बोलता है? न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट। इसके बाद सेट ऑफ करने की बात करेगा, मुजरा करने की। अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध, निरोध की यानी कि कारावास जो की अवधि होती है उसका मुजरा किया जाना, यानी कि सेट ऑफ करना। फिर सेविंग्स आ जाएंगी 292 में, 298 में। 299 कहता है कि जो यूज किए हैं कथन वगैरह उनको कहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। और 300 वही बोलता है चैप्टर कहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, एक बार हमको हल्का सा इसका ओवरव्यू मिल गया कि भाई इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले वाला सेक्शन क्या बोल रहा है? 289 BNSS ऐसे बोल रहा है कि भाई अध्याय कहाँ पे लागू होगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर होगा ऐसे अक्यूज जो होगा उसके अगेंस्ट अप्लाई होगा। कौन से अक्यूज के अगेंस्ट? जिसने मृत्यु यानी कि डेथ, आजीवन कारावास यानी कि एलआई, या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड से भिन्न अपराध किया है। 7 वर्ष से अधिक के दंड यानी कि ये शामिल नहीं करेंगे, इनके अलावा जो कारावास का अपराध किया होगा ना उसको शामिल कर लेंगे। मृत्यु यानी कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और 7 वर्ष से अधिक यानी 7 ईयर से अधिक का अगर अपराध किया होगा तो उसको शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई अपराध किया होगा तो उस पर 14 विभाग लगेगा। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट ने क्या किया? संज्ञान ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया। किसका? भाई मजिस्ट्रेट ने कंप्लेन के आधार पर क्या किया? कंप्लेन वाले अपराध पर कॉग्निजेंस ले लिया, पॉइंट 1 से डिफरेंट, मतलब इसके अलावा किसी अपराध पर क्या कर लिया? वो ले लिया, मतलब जिसमें डेथ, एलआई और ये जो होता है ना हमारे 7 वर्ष से अधिक का जो कारावास होता है उसको शामिल किए बिना क्या किया? कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। तो सेक्शन 223 के अधीन परिवादी और साक्षियों की परीक्षा के बाद, यानी जो हमारा कंप्लेनेंट होगा और जो हमारे विटनेसेस होंगे उनकी परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन के बाद 227 में जो प्रक्रिया है वो जारी हो जाएगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? आदेश वगैरह दिया जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रोविजन है ना 14 विभाग का वो लागू नहीं होता। कौन से अपराधों पर? ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हों, और ऐसे अपराध जो महिला के या बालक के विरुद्ध अपराध किए हैं। अब आप मान लीजिए पॉक्सो एक्ट में कोई अपराध किया गया, ठीक है, या फिर किसी महिला के साथ रेप वगैरह किया गया, तो क्या वहाँ पे आप अपराध की बार्गेनिंग करेंगे? प्री बार्गेनिंग की जाएगी वहाँ पे कि नहीं है ना, इसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, ये नहीं था, इसकी सज़ा को कम कर दो, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसे बोल रहा है भाई महिला के साथ या बालक के विरुद्ध कोई अपराध हुआ होगा तो वहाँ पर प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वे अपराध डिसाइड किए जाएंगे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को प्रभावित करते हैं। अब ये बोल रहा है ना देश की सामाजिक और आर्थिक अवस्था को प्रभावित करने वाले अपराध, तो ये किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे सेक्शन 290 क्या कहता है? एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, वही सेक्शन है जो 265B है, किसका? सीआरपीसी का। सबसे पहले कि आवेदन कौन करेगा? भाई एप्लीकेशन कौन लगाएगा? तो अभियुक्त यानी कि अक्यूज लगाएगा। कब तक लगाएगा? जब तक आरोप की विवेचना हो जाती है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा? ऐसी एप्लीकेशन को लगाएगा। बोल रहा है कहाँ पे लगाएगा? तो जहाँ पे अपराध किया गया है या जहाँ पे अपराध का विचारण लंबित है तो वहाँ पे करेगा, यानी कि पेंडिंग है। ट्रायल क्या चल रही है? पेंडिंग चल रही है, पेंडिंग। ठीक है, ट्रायल हो गई पेंडिंग। अब मामले की शॉर्ट में डिटेल्स होगी, मतलब जो आवेदन करेंगे प्री बार्गेनिंग का जो आवेदन होगा उसकी एप्लीकेशन में शॉर्ट में डिटेल्स होंगी। शॉर्ट में कौन कौन सी डिटेल्स होंगी? कि अपराध कौन सा किया गया है और शपथ पत्र वगैरह जो दिया गया है उसमें कहा जाएगा कि ये जो प्री बार्गेनिंग कर रहा है ना वो अपनी मर्जी से कर रहा है, यानी कि स्वेच्छा कर रहा है, और किसी न्यायालय द्वारा उसे पूर्व दोषसिद्ध नहीं किया गया है, मतलब कि इससे पहले वो किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो, कन्विक्ट नहीं किया गया हो, यानी कि प्री कन्विक्ट नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है,
इसके बाद बोल रहा है आवेदन मिलने के बाद न्यायालय क्या करेगा, लोक अभियोजक यानी कि जो हमारे पीपी साहब होते हैं, परिवादी यानी कि जो कंप्लेनेंट होते हैं, अभियुक्त यानी कि जो अक्यूज होता है, उसको फाइनल डेट पर हाजिर होने की सूचना जारी करेंगे। जो हमारी फाइनल डेट होगी उस पर कहेंगे कि भाई तुम हाजिर हो जाओ। इस सारी प्रक्रिया के बाद न्यायालय क्या करेगा, अभियुक्त की कैमरा ट्रायल करेगा, बंद कमरा यानी कि कैमरा ट्रायल करेगा उसकी। उसके बाद वहां दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा, लेकिन अगर अभियुक्त चाहे तो अपने जो अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट साहब जो होते हैं, प्लीडर जो होता है, उसके साथ उपस्थित हो सकते हैं। और अगर मामला मर्जी से फाइल किया गया है, मतलब उसने स्वेच्छा ऐसा मामला फाइल किया है, तो मामले के निपटारे के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं, जो भी हमारे डेज होते हैं, डेट होती है, समय जो दिया गया होता है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और मामले के दौरान अभियुक्त पीड़ित को प्रतिकर और अन्य खर्चे देगा। प्रतिकर यानी कि जो कंपनसेशन होता है, और जो भी अदर खर्चे होंगे, उसके अदर एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो देगा। और क्या करेगा न्यायालय, नेक्स्ट डे डिसाइड कर देगा। फिर अगर मामला मर्जी से उसने फाइल नहीं किया, स्वेच्छा से फाइल नहीं किया, तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आगे कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो अगर मर्जी से फाइल किया तो ये वाला पॉइंट फॉलो होगा, अगर मर्जी से फाइल नहीं हुआ तो ये वाला पॉइंट फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए आगे 291 क्या कह रहा है, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, पारस्परिक रूप से संतोषप्रद व्ययन के लिए मार्गदर्शन। जो चीज़ इंग्लिश में याद होती है उसको इंग्लिश में याद करो, जो चीज़ हिंदी में याद हो उसको हिंदी में याद करो। फिर क्या करता है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट संतोषप्रद निपटारे के लिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए बैठक जो होगी, मीटिंग जो होगी, उसमें भाग लेने की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि उसमें पार्ट लेने की इन्फॉर्मेशन देगा। किस किस को, अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है तो लोक अभियोजक को, अगर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला है तो अदर सिचुएशन होगी। ठीक है, लोक अभियोजक को देगा, या जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उस पुलिस ऑफिसर को देगा। इसके बाद अभियुक्त को देगा, यानी कि अक्यूज्ड को देगा। इसके बाद पीड़ित को देगा, यानी कि विक्टिम को देगा। फिर बोल रहा है बैठक स्वेच्छा पक्षकारों द्वारा निपटाई जा रही है। ठीक है, ये न्यायालय चेक करेगा, न्यायालय चेक करेगा कि जो बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, वो बैठक पक्षकारों ने स्वयं अपनी मर्जी से ही बिठाई है और उनके मर्जी से ही उसको निपटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगर अक्यूज्ड चाहे तो अपने अधिवक्ता यानी कि प्लीडर के माध्यम से बैठक में भाग ले सकता है। फिर आता है पुलिस रिपोर्ट से अगर भिन्न मामले होंगे तो न्यायालय अभियुक्त व पीड़ित को मामले का संतोषप्रद रूप से निपटाने के लिए, यानी कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल करने के लिए बैठक में भाग लेने की सूचना देगा। और बैठक स्वेच्छा पक्षकारों के द्वारा निपटाई जा रही है या नहीं, या अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होया है या नहीं, ये सब चेक करने का न्यायालय का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। ठीक है, अब सेक्शन 292 पे आ जाइए। बीएनएसएस के क्या बोल रहा है, पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। तो जैसा कि हमने देखा था कि 292 क्या बोल रहा है, रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होगी वो तैयार की जाएगी। उस पर जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे कोर्ट के, उनके हस्ताक्षर होंगे, और अन्य जो अधिकारी होंगे, अदर ऑफिसर्स जो होंगे, उनके साइन होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तो उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि भाई तुमने रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं तैयार करी। और इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारी बीएनएसएस है इसके अकॉर्डिंग ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे 293 क्या कह रहा है, मामले का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ केस। तो संतोषप्रद निपटारा किया गया है तो वह न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, पीड़ित जो होगा यानी कि विक्टिम होगा उसको कंपनसेशन देंगे, जो पनिशमेंट होगा, दंड होगा, उसकी मात्रा तैयार की जाएगी, और सदाचार की उसको परिवीक्षा पर यानी कि प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना। भर्त्सना क्या होती है, भर्त्सना का मतलब होता है डांट फटकार के छोड़ना, तो उसको डांट फटकार के अगर छोड़ना है तो वैसे छोड़ा जाएगा, या जो भी अदर प्रोसीडिंग है वो करनी है तो वो करेंगे। और ऐसा सब कुछ करने से पहले पक्षकारों को सुनने का पूरा मौका दिया। फिर बोल रहा है कि अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए जो प्रक्रिया होगी यानी प्रोसीजर जो होगा उसका पालन किया जाएगा, और प्रोबेशन पर छोड़ सकेगा, या कोई भी अदर जो लॉ है उसका लाभ उसको देना होगा तो वो देगा, प्रॉफिट जो भी होगा उसको देना होगा वो दे देगा। और अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध में न्यूनतम दंड है तो न्यूनतम दंड का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग हुई है तो न्यूनतम का 1/4 से दंडित होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
और अगर अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध पॉइंट बी और सी में नहीं आता, पॉइंट बी और सी कौन से थे, इन दोनों के अंतर्गत, तो उसको लाभ वाभ दे सकते हैं नहीं, न्यूनतम दंड की मात्रा कितनी होती है ये वाली, इस पॉइंट में अगर उसका मामला नहीं आता तो अपराध के लिए जो दंड दिया गया है उतना, या उसका जो बढ़ा हुआ दंड होगा उसका 1/4, अगर पहली बार अपराधी है तो अपराध के जितना भी दंड पूरा है उसके 1/6 के भाग से दंडित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद कर लेना। 294 क्या बोल रहा है, न्यायालय का निर्णय यानी जजमेंट ऑफ कोर्ट, वही सेक्शन है जो 265F है सीआरपीसी का। निर्णय कहाँ किया जाएगा, खुले न्यायालय में दिया जाएगा और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E इन द ओपन कोर्ट एंड साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब 295 क्या बोल रहा है, निर्णय का अंतिम होना यानी कि फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा यानी कि फाइनल होगा, इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। केवल अपवाद कौन कौन से हैं, 136 में विशेष इजाजत की अपील और 226, 227 में जो रिट याचिका वगैरह दायर की जाती है उसकी बात बोलते हैं। सौदा अभिभाग में न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, तो किस किस की पावर होगी, जमानत यानी कि बेल की, अपराधों का विचारण करने की, प्रकरण का निस्तारण करने की सभी पावर्स होगी, यानी कि बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ केस, ये उसके पास पावर होगी। 297 क्या बोल रहा है, अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की अवधि का मुजरा यानी कि सेट ऑफ करने के बारे में प्रोविजंस बता रहा है। तो पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, उसी तरह से सेट ऑफ हो जाएगी जैसे कि बाकी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं कारावास के संबंध में, यानी कि इम्प्रिजमेंट के संबंध में सेट ऑफ करने की। ठीक है, 298 क्या बोल रहा है, जो हमारे प्ली बार्गेनिंग है इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, ओवर राइडिंग इफेक्ट रहेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, ओवर राइडिंग। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है 299 बीएनएसएस का, अभियुक्त के कथनों का उपयोग नहीं किया जाना। जो प्ली बार्गेनिंग में जो भी स्टेटमेंट वगैरह यूज करेगा उसका इस चैप्टर के अलावा यानी जो प्ली बार्गेनिंग में ही यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग में जो भी स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं उनका। सेक्शन 300 बोलता है अध्याय का लागू नहीं होना, तो इसको हमने पहले ही बोला था आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो सबसे पहला वाला सेक्शन है 289 उससे कनेक्ट करके पढ़ना है। तो रीड विथ कर लीजिए 289 क्या बोल रहा है, अध्याय का लागू नहीं होना, नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। तो जेजे एक्ट का 2015 है यानी 2015 के जो सेक्शन 2 में जो डिफाइन है जुवेनाइल और जस्ट चाइल्ड, उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने देखा था कि ऐसी व्यवस्था जो समाज की, देश की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है वो यानी कि सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था को प्रभावित करती है उस पे, और महिलाओं पे यानी कि फीमेल जो होती है या और यानी इसको वुमेन भी बोलते हैं, वुमेन पे और चाइल्ड पे ये अप्लाई नहीं होती है, मतलब इसके संबंध में आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर नंबर 23 के बारे में। किस कहाँ से कहाँ तक था, 289 से 300 तक ये हमारा सेक्शन था, चैप्टर कवर कर रहा था जो चैप्टर 23 सेक्शन 289 से 300 तक सौदा विभाग यानी कि प्ली बार्गेनिंग की बात करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। छोटा सा चैनल है हमारा, आपके साथ ही मिलके ये ग्रो करेगा। अब तक जिन लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों का दिल से धन्यवाद, और मैं चाहूँगी आप इसको और लोगों के साथ भी जोड़ें। इसके सेक्शन है 301 से 306 तक। ठीक है, और जो सीआरपीसी के सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं 266 से 271 तक। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कि भाई चैप्टर कौन सा है और किस संबंध में बात करेगा। तो बात करेगा कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, यानी कि अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। प्रिजन्स यानी कि जो जेल में व्यक्ति होते हैं, परिरुद्ध होते हैं, बंद होते हैं, उन व्यक्तियों की हाजिरी के संबंध में जो बात की जाएगी वो चैप्टर नंबर 24 में की जाएगी। 6 सेक्शन है, हम लोग जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे बीएनएस की सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके बीएनएस की सीरीज को देख सकते हैं।
जिन लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो बीएनएसएस की सीरीज को देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगी? तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है डी लॉ जंक्शन, उस पे आपको ये मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे मैम इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी डी लॉ क्लासेस की ऐप। डी लॉ क्लासेस की हमारी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो अदर माइनर एक्ट्स हैं उनकी भी पीडीएफ आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप ये सारी पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, तो जो लोग छत्तीसगढ़ की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब उसको फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बीएनएस है वो हमारी पूरी अवेलेबल है यूट्यूब पर, और बीएनएसएस भी चल रही है। तो जिन लोगों ने सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इसको देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 24 की। तो 24 में सबसे पहला वाला सेक्शन है सेक्शन 301, इसका बीएनएसएस का वही सेक्शन है जो 266 है हमारे सीआरपीसी का। तो जो सबसे पहले वाला सेक्शन है वो बता रहा है परिभाषाओं के बारे में। देखिए जो एक डेफिनेशन क्लोज होता है वो हमारे सबसे पहले आगे सेक्शंस में दे रखा होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अलग से किसी चैप्टर में जो डेफिनेशंस होती है उनको बोला जाता है स्पेशल डेफिनेशंस, क्योंकि वो किसके बारे में बात करती है? उस चैप्टर के बारे में बात करती है। तो ये हो गई हमारी स्पेशल डेफिनेशंस, ठीक है। और जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे वो कौन सी थी? वो थी हमारी जनरल डेफिनेशंस, ठीक है। हर चैप्टर की अपनी अपनी हो सकती है कि कोई जो डेफिनेशन होती है वो हर कोई चैप्टर होता है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। तो जो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग होगी वो होगी स्पेशल डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा है निरुद्ध क्या होता है, यानी कि डिटेंट क्या होता है। तो क्या होता है कि इस चैप्टर में निरुद्ध के अंतर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी है। इसका मतलब हो गया जो निवारक निरोध अधिनियम होता है उसके अंतर्गत किसी को अगर निरुद्ध किया जाता है, बंद किया जाता है, तो वो इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। निरुद्ध का क्या मतलब हो गया? डिटेन्ड हो गया। इंक्लूड्स डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। निवारक जो निरोध विधि होती है उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो वो इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर की जो डेफिनेशन है वो बात करती है कारागार के बारे में, प्रिजन के बारे में। क्या बोलता है कि कारागार में क्या शामिल है? कोई ऐसा स्थान, यानी कि एक ऐसा प्लेस जिसे राज्य सरकार, तो बेसिकली कौन घोषित कर रहा है? प्रिजन। प्रिजन घोषित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है वो घोषित करेगी। किसके द्वारा? स्पेशल ऑर्डर के द्वारा या फिर जनरल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। विशेष आदेश के द्वारा या साधारण आदेश के द्वारा। और इसके साथ साथ एक जो अतिरिक्त जेल होती है वो भी घोषित कर सकती है। कैसे? वो अतिरिक्त जेल जो घोषित की जाएगी वो भी साधारण आदेश के द्वारा या विशेष आदेश के द्वारा घोषित की जा सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सुधारालय होते हैं, रिफॉर्मेटरी होते हैं, पोस्टल संस्थाएं होती हैं, यानी कि पोस्टल इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कोई अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अन्य संस्थाएं होती है, उनको भी हम कारागार में शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कारागार की। 301 बता रहा है हमको डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशन बताई है? निरुद्ध की यानी कि डिटेन करने की, कारागार की यानी कि प्रिजन की। कौन घोषित करता है? स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 302 के बारे में। तो सेक्शन 302 बोलता है बंदी को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति, पावर टू। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि भाई किसी इंक्वायरी यानी कि जांच में, ट्रायल यानी कि विचारण में, या किसी अदर प्रोसीडिंग में न्यायालय को लगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इस संहिता के अकॉर्डिंग। संहिता का मतलब बीएनएसएस हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई। तो किसी इंक्वायरी, ट्रायल या फिर प्रोसीडिंग में अगर न्यायालय को लगे कि जो कारागार यानी कि जो जेल में, प्रिजन में व्यक्ति है, किसी ऑफेंस के यानी कि आरोप के लिए, अपराध के आरोप के लिए अगर उसका उत्तर देना जरूरी है तो उसको क्या होगा? कोर्ट के सामने लाना चाहिए। किस चीज के लिए? उसके अगेंस्ट जो कार्यवाही वगैरह हो रखी है उसके लिए उसको कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है तो उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यानी कि एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है किसी ऑफेंस के लिए, तो अगर उसको उस ऑफेंस के आंसर के लिए जो कोई प्रोसीडिंग वगैरह होती है उसके लिए अगर उसको लगता है कि भाई कोर्ट के सामने हाजिर होना जरूरी है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
फिर बोल रहा है कि न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए साक्षी के रूप में एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि वो जो व्यक्ति होगा उसको ऐसा लगता है कि भाई अगर जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो उसको साक्षी के रूप में एग्जामिनेशन करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तब क्या होगा, न्यायालय यानी कि जो हमारा कोर्ट होगा, वो जो कारागार का भार साधक अधिकारी होगा उसको क्या देगा, आदेश देगा यानी कि ऑर्डर देगा कि वो ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति कारागार में बंद है उसको आरोपों का उत्तर देने के लिए, किसी कार्यवाही के लिए, साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के सामने पेश करे। ठीक है, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो हमारे जेल में बंद है, जेल में बंद है और ऐसा लगता है कि भाई इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, तो उसको क्या करेगा, जो हमारा कोर्ट होगा वो थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा उसको ऑर्डर देगा। उसको क्या ऑर्डर देगा, उसको ऑर्डर देगा कि भाई आरोपों का उत्तर देने के लिए और साक्ष्य देने के लिए, यानी एविडेंस वगैरह देने के लिए, जो प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है उसकी पूर्ति करने के लिए उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, यानी ये जो व्यक्ति होगा इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आई बात समझ में? तो आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 303 स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और हमारा यहाँ पे रह गया है। वो बोल रहा है कि यदि एक ऐसा ऑर्डर है जो जेएम सेकंड ने दिया है, यानी कि हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग ने दिया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने दिया हो, तो कारागार के भार साधक अधिकारी को देने से पहले सीजेएम यानी कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा उसको साइन किया गया होना जरूरी है। किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए भाई, अगर जेएम सेकंड ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है तो हमारे जो सीजीएम साहब होंगे वो उस पे पहले साइन करेंगे, तभी वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनके द्वारा ऐसा हस्ताक्षर करने से मना भी किया जा सकता है। अगर इनको लगता है कि ये ऑर्डर पास नहीं किया जाना चाहिए तो जो हमारे सीजीएम साहब होंगे वो ऐसे जो ऑर्डर होगा उसके ऊपर साइन करने से मना भी कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आ जाइए सेक्शन 303 पर। सेक्शन 303 बीएनएसएस कह रहा है कि ये वही सेक्शन है जो है सेक्शन 268 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेक्शन 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति, power to state government or central government to exclude certain persons from operation of section 302। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऑर्डर के द्वारा, कौन सा ऑर्डर होगा, या तो जनरल ऑर्डर होगा या फिर स्पेशल ऑर्डर होगा, साधारण आदेश होगा या विशेष आदेश के द्वारा निर्देश दे सकती है, यानी कि डायरेक्शन दे सकती है कि कुछ व्यक्तियों या वर्गों को कारागार से नहीं हटाया जाएगा। आई बात समझ में? कि भाई अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार को लगे कि भाई कुछ व्यक्तियों और वर्गों को जेल में से नहीं हटाया जाना चाहिए, तो वो साधारण आदेश या स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर जारी करके डायरेक्शन देगी कि इनको यहां से नहीं हटाया जाएगा। आई बात समझ में? अब जो बातें ध्यान रखने की योग्य है वो कौन सी होगी कि भाई अपराध का स्वरूप, अगर उसने गंभीर प्रकृति का अपराध कर रखा है, ग्रीवियस प्रकृति का अपराध कर रखा है, तो फिर क्या होगा, तो उसको मना कर दिया जाएगा। अभी बोला जाता है कि भाई अगर उसको जेल से निकाला गया तो जो हमारी पब्लिक पीस होगी, लोक व्यवस्था जो होगी, उसको क्या होगा, विघ्न होने की संभावना है, यानी कि उसको खतरे में पड़ने की संभावना है, लोकहित पर साधारणतः प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो क्या कर सकेगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को जो कारागार में बंद है उसको क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए मना कर देगा। कौन मना करेगा, कोर्ट मना कर देगा। ठीक है, सेक्शन 304 ये बोल रहा है कि भाई बीएनएसएस का वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 269। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कारागार का जो भार साधक अधिकारी हो रहा है उसका कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित नहीं करना। इसका मतलब जिस व्यक्ति के बारे में 302 में आदेश दिया है, 302 में क्या आदेश दिया था, बंदी को हाजिर करने की, अपेक्षा करने की शक्ति। ठीक है, तो बोल रहा है जो 302 में आदेश दिया था ना वो दिया गया है, तो फिर क्या होगा,
कि वो जो व्यक्ति है वो बीमारी के कारण या कोई मतलब क्या हो गया, अंग शैथिल्य हो गया, यानी कि इन्फर्मिटी हो गई, सिकनेस हो गई, उसके कारण उसको कारागार यानी कि जेल से अगर नहीं हटाया जा सकता, तो विचारण लंबित रहने तक, यानी कि जो ट्रायल होगी वो अगर जब तक चलती रहेगी, या फिर जो उसकी वो है ना प्रारंभिक अन्वेषण यानी कि प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है, यानी कि विचारण तो है लंबित और पेंडिंग है हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है। तो क्या होगा, इतनी अवधि के लिए जितना आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में यानी कि जेल में जिसमें वो परिरुद्ध है, निरुद्ध है, यानी कि जिस जेल में उसको रखा गया है, उसे वापस लाने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व अगर समाप्त होती है, यानी कि वो जो अवधि है जो आदेश का अनुपालन करने के लिए यानी आदेश को फॉलो करने के लिए जेल में वापस आने के समय से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जिसे 303 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई आदेश लागू किया है ना, तो वहां जो कारागार का बाहर साधक अधिकारी होगा वो जो न्यायालय का ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं कर रहा तो जो उसके कारण वारण होंगे वो उनको लिख देगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है एक परंतु दे रखा है कि जहां ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर जो कारागार से 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, यानी कि ये हमारी जेल है और जेल से 25 किलोमीटर अगर दूर नहीं है, साक्ष्य देने के लिए उसको कहा जाता है, और वो कारागार के बाहर साधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड में वर्णित करने का कारण नहीं होगा। मतलब बोल रहा है कि भाई 25 किलोमीटर का दूर नहीं होगी, तो जो कारण होगा वो ये नहीं होगा कि भाई मैं दूरी के कारण उसको पेश नहीं कर सकता, यानी कि अगर 25 किलोमीटर के अंदर होगा तो वो ये वाला कारण नहीं दे सकता कि भाई दूर है तो मैं उसको जो कैदी है उसको मैं पेश नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 305। सेक्शन 305 है कि वही सेक्शन है जो सेक्शन 270 है हमारे सीआरपीसी का। ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम इसको सीआरपीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना, प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। तो क्या होगा, सेक्शन 304 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि जो हमारे कारागार का बाहर साधक अधिकारी था जो कुछ दशाओं में आदेश को फॉलो करने के लिए मना कर रहा था, उस बात को देखते हुए जो कारागार का बाहर साधक अधिकारी होगा, यानी कि जो जेल का जो मेन ऑफिसर होगा, बंदी को न्यायालय में पेश किए जाने के आदेश का अनुपालन करना अगर सही समझता है तो बंदी को अभिरक्षा में न्यायालय को भिजवाएगा। यानी कि अगर कारागार के बाहर साधक अधिकारी को लगता है कि वो जो बंदी है जो कैदी है उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस आदेश को फॉलो कर लेगा और उसको उसको क्या करेगा, अभिरक्षा से क्या करेगा, उसको पेश करवाएगा न्यायालय में। ठीक है, जहां पे उसकी हाजिरी जरूरी है। फिर क्या बोल रहा है कि जिससे वह आदेश उल्लिखित है समय पर वहां पर उपस्थित हो सके, यानी जो कोर्ट ने समय दिया होगा वो उस समय के अंदर कोर्ट के अंदर पेश हो सके, ऐसा भी बोल रहा है ये वाला सेक्शन। और उसे न्यायालय में या उसके अभिरक्षा में तब तक रखा जाएगा, यानी उसको किसको, बंदी को, जो हमारा कैदी है प्रिजनर है उसको न्यायालय या अभिरक्षा में परीक्षण तक रखा जाएगा, या जब तक उसे वापस लेने का आदेश नहीं लिया जाएगा तब तक उसको क्या किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा, अभिरक्षा में रखा जाएगा। यानी कि जब तक उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक उसकी परीक्षा नहीं की जाती या उसे कारागार को जिसमें वो जाने के लिए प्राधिकृत है उसमें उसको वापस जाने का ऑर्डर नहीं दिया जाता। ठीक है, अब बोल रहा है सेक्शन 306, कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। कौन सा सेक्शन है, सीआरपीसी का 271। तो क्या बोल रहा है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 319 क्या बोलेगी, कमीशन जारी करने के बारे में बताएगी। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कमीशन के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति है
उसको कमीशन या परीक्षण के संबंध में जो अगला अध्याय यानी कि जो हम चैप्टर 25 में पढ़ेंगे। चैप्टर 25 क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो साक्ष्य को अभिलेखित करने का ढंग बताता है, और जो पार्ट बी होता है वो कमीशन जारी करने के बारे में बताता है। जब हम सेक्शन 25 पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देख पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि उसके जो प्रोविजंस है वो उसी तरीके से लागू होंगे जैसे कि अन्य व्यक्ति पर कमीशन के जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि जो कमीशन वाले प्रोविजंस होंगे वो सेम ऐसे के ऐसे वो जो कारागार में व्यक्ति होगा ना उसके ऊपर भी उसी तरीके से लागू हो जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको इसको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। सेक्शन 307 से 318 तक और सेक्शन 319 से लेके 336 तक, ऐसे करके दो पार्ट होंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा वो बताएगा कि भाई साक्ष्य को यानी कि एविडेंस को कैसे लिखते हैं, अभिलिखित करते हैं यानी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। एविडेंस जो रिकॉर्ड वगैरह किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा ये हमको पार्ट 1 ने बताया है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट हमको बताता है भाई साक्ष्यों के लिए कमीशन वगैरह जो जारी होंगे इनकी परीक्षा वगैरह के संबंध में, तो वो सब चीजें हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो सेक्शंस कवर करता है वो कवर करता है 307 से 318 यानी 307 से 318 तक, और सेक्शन 319 336 कवर करते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट। आज जो हमारी क्लास है बीएनएसएस की ये पार्ट 1 के संबंध में है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के पास बीएनएसएस का एक्ट होगा। अपना बीएनएसएस का एक्ट ओपन कीजिए, पार्ट 1 पे आ जाइए। सबसे पहले आप जानते ही हैं जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसकी इंडेक्स मेंटेन करते हैं जिससे कि हमको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि आखिर ये वाला चैप्टर हमको बताना क्या चाहता है। तो पार्ट फर्स्ट है जो बात कर रहा है 307 से 318 तक। इसमें हम देखेंगे साक्ष्य को लेने और अभिलिखित करने का ढंग। और ये जो पार्ट फर्स्ट है ना हमारा, ये एविडेंस का वही पार्ट है जो है 272 से लेके 283 तक हमारी सीआरपीसी में। ठीक है, सीआरपीसी जो थी हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाली, उसकी बात कर रहे हैं सीआरपीसी में। और वहां पे कौन सा चैप्टर है? सीआरपीसी में चैप्टर 23 है। ये क्यों बता रही हूं मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं कि आखिर इसमें सीआरपीसी में और इसमें क्या डिफरेंशिएट आता जा रहा है। क्या होता है, लगभग वही है लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ कुछ चीजें हट गई हैं। तो वही बात है। तो सबसे पहले आ जाइए सेक्शन नंबर 307 पर। सेक्शन 307 बोल रहा है न्यायालयों की भाषा यानी कि लैंग्वेजेस ऑफ कोर्ट्स क्या रहेंगी। वही सेक्शन है जो 272 है हमारा सीआरपीसी का। ठीक है, इसके बाद 308 आता है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लेके आना यानी कि एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, सेक्शन 309 हमको बोल रहा है कि भाई समन मामलों और जांचों में अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। 310 बात कर रहा है वारंट मामलों में अभिलेख, और इसके बाद 311 बोल रहा है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। आपने देखा था जब हम लोगों ने ट्रायल पढ़ी थी, समन ट्रायल हो गई थी, वारंट ट्रायल हो गई थी, सेशन ट्रायल हो गई थी। तो आप इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि देखिए समन मामलों में जांचों में अभिलेख कैसे लिखे, रिकॉर्ड वगैरह कैसे लिया, वारंट मामलों में अभिलेख हो गए, 311 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख हो गए। ठीक है, फिर 312 बोल रहा है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा क्या होगी, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है लैंग्वेज की, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ठीक है, फिर 313 बोल रहा है ऐसे साक्ष्य के पूरा होने के संबंध में प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है 313। 314 बोल रहा है अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। देन 315 बोल रहा है साक्ष्य की भाव भंगिमा की बारे में टिप्पणियां।
यानी कि रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग द मैनर ऑफ विटनेसेस के बारे में बात कर रहा है। 316 बोल रहा है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख क्या होगा, यानी रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड की बात कर रहा है। और सेक्शन 317 बात कर रहा है दुभाषा ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, यानी इंटरप्रिटेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेट ट्रूथफुली। सेक्शन 318 जो इस वाले पार्ट का लास्ट सेक्शन है बात करता है उच्च न्यायालय में अभिलेख, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो हाई कोर्ट में किस तरीके से होंगे वो बात कर रहा है 318। तो चलिए सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करेंगे जो कि है हमारा 307। देखिए सेक्शन 307 वही है जो सीआरपीसी का है 272। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग वहां से। तो न्यायालयों की भाषा होती है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स होती है कि किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, डिटरमाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा अवधारित की जाएगी, राज्य सरकार निर्धारित करेगी। हमारे लिए प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायालयों की भाषा कौन निर्धारित करता है। तो लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं हाई कोर्ट पे और स्टेट पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिटरमाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन निर्धारित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। और राज्य में हाई कोर्ट के अलावा प्रत्येक की भाषा कौन सी होगी, यानी कि ये कौन सी भाषा को निर्धारित कर रही है? अदर कोर्ट्स की डिसाइड कर रही है। राज्य सरकार निर्धारित कर रही है न्यायालय की भाषा अदर कोर्ट्स की, क्योंकि साफ लिखा हुआ है डिटरमाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य ये निर्धारित करेगा कि हाई कोर्ट के अलावा प्रत्येक न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। आप एक बार इसकी एक्ट की लैंग्वेज देख सकते हैं कि राज्य सरकार ये अवधारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए, यानी इस संहिता मतलब हमारी हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके लिए राज्य के अंदर यानी स्टेट में हाई कोर्ट से भिन्न, यानी इसमें हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसके अलावा प्रत्येक न्यायालय की एवरी कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी ये डिसाइड की जाएगी बाय हमारे राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? तो आ जाइए सेक्शन 308 की तरफ। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, तो कैसे होगा इसके अंतर्गत कि विचारण यानी कि ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में अन्य कार्रवाइयों में लिया गया हर एविडेंस, यानी जो भी साक्ष्य लिया जाएगा वह अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिया जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑडियो वीडियो वाला, ये अभी नया जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि ऑडियो वीडियो के साधन से भी आप क्या कर सकते हैं, साक्ष्य ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक परंतु जोड़ा गया है कि जहां 18 वर्ष से कम आयु की महिला है, उसके संग अगर रेप किया गया है या किसी अदर तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है तो और वैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तो न्यायालय देखेगा कि ऐसी महिला अभियुक्त के सामने नहीं आए, मतलब उन दोनों का सामना नहीं होना चाहिए। और साथ ही अभियुक्त की प्रति परीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय कर सकेगा। ठीक है, इसमें साफ बोल रखा है, जो मेन इसकी चीज ये निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि जो इसका परंतु बोल रहा है कि भाई 18 वर्ष से कम की महिला होगी, रेप हुआ है या कोई अदर सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ हो गया है, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उसको देखा जाएगा कि भाई वो घबरा नहीं जाए। तो वो क्या होता है, उसको कहा जाएगा कि भाई अभियुक्त उसके सामने नहीं आना चाहिए, उसको पर्दे में रखा जाएगा। तो ये वाली चीजें होती है। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए आप सेक्शन 309 की तरफ। सेक्शन 309 बोलता है समन मामलों और जांचों में अभिलेख, रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। तो क्या होता है, इसमें निकल के आते हैं 2 पॉइंट। सबसे पहले बोलता है मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सम्मन मामलों में, यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल चल रही है सम्मन मामलों के संबंध में, जैसे जैसे एविडेंस की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होते जाते हैं, यानी कि उनको मेमोरेंडम में लिखा जाता है। किस चीज को, एविडेंस का जो भी सारांश होता है शॉर्ट में होता है वो ज्ञापन में यानी कि मेमोरेंडम में लिखा जाएगा और उसको तैयार किया जाएगा न्यायालय की भाषा में। ठीक है, बेसिकली ये प्यूरी का क्वेश्चन होता है कि भाई एविडेंस रिकॉर्ड करे आपने, उसको लिखा गया है तो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, तो उसको न्यायालय की भाषा में तैयार किया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन खुद तैयार नहीं कर सकता तो कारण लिखेगा और किसी और के द्वारा उसको खुले में बोलकर यानी ओपन कोर्ट में खुले में बोलकर खुद तैयार करवाएगा। ठीक है, और जो ज्ञापन होगा वो मजिस्ट्रेट करेगा, उस पर साइन वाइन करेगा और ये जो ज्ञापन वगैरह लिखेगा ना ये रिकॉर्ड का पार्ट होगा यानी कि अभिलेख का भाग होगा। ठीक है, ये वाली बात बोली गई है हमको सेकंड नंबर के पॉइंट पे।
आई बात समझ में? तो चलिए सेक्शन 30310 की तरफ। सेक्शन 310 बोल रहा है वारंट मामलों में अभिलेख। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि हमने पढ़ी है अभी ये वाली बात समन मामले में, तो बस चेंज हो जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट और वैसा का वैसा कंटेंट आपको दिखेगा कि भाई इसमें प्रत्येक साक्षी जैसे जैसे उसकी एविडेंस पर परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है, तो क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामलों में, यानी कि जो वारंट मामले होंगे उसमें प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य यानी हर विटनेस का जो एविडेंस होगा, जैसे जैसे उसका एग्जामिनेशन होता जाएगा वैसे वैसे या तो मजिस्ट्रेट स्वयं लिखेगा या खुले न्यायालय में उसको बोलकर लिखेगा, लिखवाएगा। मतलब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समन मामले में देखा था। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी शारीरिक असमर्थता हो गई या किसी अन्य कारण से अगर वो खुद नहीं लिख सकता तो किसी और से लिखवाएगा। और साथ ही क्या कर सकता है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है वो व्यक्ति। और मजिस्ट्रेट जब ऐसा एविडेंस लिखवाएगा तो क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा कि भाई वो साक्ष्य को खुद क्यों नहीं लिख सका, और जो भी प्रश्न वगैरह होंगे उसको उस रूप में पूछ सकेगा। यानी कि जो एविडेंस वगैरह होगा लेगा, एविडेंस वगैरह लेगा, उनको क्वेश्चन फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के साइन वगैरह हो जाएंगे और ये सब क्या होगा, रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सेम बात चलेगी हमारे सेक्शन 311 की तरफ। वो भी यही बोल रहा है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। सबसे पहले हमने देखा समन मामलों में अभिलेख, फिर हमने देखा वारंट मामलों में अभिलेख, और 311 बोल रहा है हमको सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। तो क्या होगा, सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाएगी, जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो खुद लिखेगा या फिर वो किसी दूसरे के द्वारा लिखवाएगा। ठीक है, और अगर वो कुछ और दूसरी लैंग्वेज में हो तो ट्रांसलेट वगैरह कराएगा, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर साइन वाइन कर देगा, और ये जितना भी भाग होगा वो रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड जो होगा ये जो अभिलेख का पार्ट हो जाएगा। अगर किसी अन्य भाषा में साक्ष्य हो, एविडेंस हो, तो उसका क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट वगैरह किया जाएगा और फिर पीठासीन अधिकारी इसके हस्ताक्षर वगैरह कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो सेक्शन 313 की तरफ आ जाते हैं। ऐसे बोल रहा है कि ये साक्ष्य वगैरह ले लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सेक्शन 310 और 311 के अनुसार जब साक्ष्य पूरा हो जाता है, यानी कि वारंट मामलों में अभिलेख और सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में जब अभिलेख पूरा हो जाता है, तो अभियुक्त या प्लीडर की उपस्थिति में साक्षी को, जो हमारा विटनेस आएगा, उसको क्या किया जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक है, और अगर साक्षी जो आता है, विटनेस जो आता है, अगर कहे कि भाई उसको इसकी ये सही नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा, इस ज्ञापन में लिख देगा कि भाई इसको ये चीज सही नहीं लगी, और उसमें क्या करेगा, जो भी आगे चीजें जोड़नी होगी, आवश्यक उसको लगेगा, वो उसको जोड़ सकेगा। अभियुक्त अगर साक्षी की भाषा को नहीं समझे तो उसको ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा, और मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलेखित कर लेता है तो उसके बारे में जो भी उसकी टिप्पणी वगैरह होगी वो उसको समझाया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात पूरी। अब आ जाइए 314 के बारे में। 314 क्या बोल रहा है कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। तो क्या होगा, साक्ष्य ऐसी भाषा में होगा जिसे अगर अक्यूज नहीं समझता तो उसको ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। फिर उसका एडवोकेट हाजिर हो जाता है और वो एडवोकेट भी उसकी भाषा को नहीं समझता तो उसको ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे अगर कोर्ट को लगेगा तो वो उनको दिखा देगा और ट्रांसलेट करके समझा देगा। ये बोल रहा है 314 जस्ट ये बात बोल रहा है कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को जो भी एविडेंस वगैरह हुआ है उसका जो भी भाषांतर होगा उसको समझाया जाएगा। समझ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो उनको दिखा दिए जाएंगे। सेक्शन 315 क्या बोलता है, साक्ष्य की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी। देखिए ये वाला क्वेश्चन है मोस्टली कई बार डायरेक्ट सेक्शन वाइज पूछ लिया जाता है प्री में, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि साक्ष्य की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी क्या होती है। रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमीनर ऑफ विटनेसेस के बारे में। भाव भंगिमा क्या होती है, आप एक्सप्रेशंस के थ्रू दे सकते हैं कि भाई साक्ष्य ले रहा है और अगर वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, कुछ रिएक्ट कर रहा है तो उसके बारे में हो सकता है। तो किसके द्वारा की जाएगी, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी और जो भी उचित समझे। यानी कि जब पीठासीन न्यायाधीश जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या मजिस्ट्रेट जो होता है, साक्षी का साक्ष्य अभिलेखित कर लेता है, एविडेंस रिकॉर्ड कर लेता है और
साक्षी की परीक्षा की जाती है, एग्जामिनेशन किया जाता है, तो जो भी उसको लगता है कि भाव भंगिमा हुई है, उसकी टिप्पणी वगैरह करेगा, तो उसको लिखित कर लेगा, है ना, और जो भी उसको ठीक लगेगा। तो इसका मतलब हो गया भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, और जो भी उसको सही लगेगी वो कर लेगा। ठीक है। 316 बोल रहा है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। इसमें निकलते हैं 5 पॉइंट। 316 के अंतर्गत 5 पॉइंट निकल के आते हैं। तो जब अक्यूज की परीक्षा की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, तब पूछे गए प्रश्न, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के साथ सभी परीक्षा की जाएगी। ठीक है। एक्ट की लैंग्वेज देखिए, जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, सेशन कोर्ट के द्वारा की जाती है, तब उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा की जा रही है, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर ये नहीं होते तो किसी अन्य के द्वारा की जाएगी, यानी इनकी कोई शारीरिक असमर्थता हो गई या कोई अन्य रीजन हो गया, तो कोई जो अन्य अधिकारी होगा उसके द्वारा ये परीक्षा की जाएगी। अभिलेख की भाषा क्या होगी, अभियुक्त की परीक्षा वाली या न्यायालय की भाषा होगी। अभिलेख यानी कि जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी भाषा क्या होगी, या तो जो अभियुक्त की परीक्षा की जा रही है वो वाली लैंग्वेज होगी या फिर कोर्ट की भाषा होगी। अभिलेख अभियुक्त को बताया जाएगा, और अगर वो नहीं समझे तो उसको क्या किया जाएगा, भाषांतर अवेलेबल किया जाएगा, ट्रांसलेटर अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर इसके बाद उसको कुछ लगता है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। साइन किसके द्वारा किए जाएंगे, पीठासीन अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किए जाएंगे। सर्टिफाइड भी किसके द्वारा किया जाएगा, पीठासीन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर किस की परीक्षा उसकी प्रेजेंस में हुई है, इस चीज का सर्टिफिकेट देगा कि भाई जो परीक्षा हुई है वो उसके प्रेजेंस में हुई है, और जो अक्यूज पे उसने कथन वगैरह करे थे वो पूरे के पूरे सही है। अक्यूज अभिरक्षा में है और फिर एग्जामिनेशन करना है, तो एक से एग्जामिनेशन के 72 घंटे पे उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी डे वगैरह होते हैं, टाइम वगैरह होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये वाला आता है हमारा प्री का क्वेश्चन कि क्या ये कॉन्सेप्ट समरी ट्रायल पर अप्लाई होगा, तो जी नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट समरी ट्रायल पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आ जाते हैं हम लोग 317 की तरफ। दुभाषा ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, यानी जो दुभाषिया यानी कि जो हमारा इंटरप्रेटर होगा, टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेड ट्रूथफुली, यानी जो भी चीजें होंगी उनको सही सही रूप से, सही सही तरीके से भाषांतर करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, उनका सही सही अर्थ बताने के लिए वो आबद्ध होगा। सेक्शन 318 बोलता है उच्च न्यायालय में अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड्स इन हाई कोर्ट। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम विहित करेगा, मतलब जनरल रूल बताएगा, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, साक्षियों के साक्ष्य को लिखा जाएगा और अभियुक्त की परीक्षा को किया जाएगा। ठीक है, कौन लिख रहा है, हाईकोर्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हाईकोर्ट जनरल नियम विहित करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारा वाला कॉन्सेप्ट 307 से लेके 318 तक, जिसके द्वारा हमने साक्ष्य अभिलेखित करने का ढंग देखा पार्ट ए में। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, वो आएगा 319 से 336 तक। ठीक है, इसके लिए हमको लानी पड़ेगी नेक्स्ट क्लास। तो यानी कि जो हमारा 25 नंबर का चैप्टर है, ये 2 पार्ट में कवर होके आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 307 से 318 तक। अब जो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो आएगा 319 से लेके 336 तक। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, एविडेंस रिकॉर्ड करने के संबंध में कॉन्सेप्ट देखा था, और यहाँ पे हम देखेंगे साक्ष्यों के लिए कमीशन वाली जो बात की जाएगी वो हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में। किसी भी तरीके का आपको क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है हमारी डीलो क्लासेस।
आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप इस तरीके से कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी सीरीज लेके आने की कोशिश करेंगे और कुछ जो मैटर हमको लगेगा वो हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए डिलो जंक्शन के साथ में। साक्ष्य। आज हम जिस पार्ट की बात करेंगे वो है पार्ट नंबर 2, सेक्शन 319 से 336 तक। क्या बात करेगा? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। कमीशन किस तरीके से जारी किया जाएगा, क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा, ये सारी चीजें हमको इसी के अंतर्गत बताई जाएगी। बीएनएस की हमारी कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक जाके नहीं देखी है वो बीएनएस देख सकते हैं। इसके अलावा बीएनएसएस की सीरीज चल रही है। अब तक जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जिन लोगों ने देखना शुरू नहीं किया है वो लोग जाके बीएनएसएस को भी देख सकते हैं। किसी भी पल अगर जुडिशरी की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, आप लोगों को लगेगा कि हमारे पास मैटर अवेलेबल था और हमने इसका फायदा नहीं उठाया है, तो जिन लोगों ने अभी तक सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जाके सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज जिस पार्ट टू की हम बात करेंगे वो है 319 से 336 तक, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेक्शन 319 वही सेक्शन है जो 284 है हमारे सीआरपीसी का। ठीक है, क्या बात कर रहा है कि कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड। तो जब कभी न्यायालय को लगे, कोर्ट को लगे, मजिस्ट्रेट को लगे कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है और साक्षी की हाजिरी बिना असुविधा के, बिना विलंब के, बिना देरी के, बिना व्यय के नहीं हो सकती, तो उसे कह सकता है कि भाई कोर्ट से अभिमुक्ति दी जा सकती है और साक्षी की परीक्षा के लिए क्या जारी कर सकता है, वो कमीशन जारी कर सकता है। कहाँ पे जारी कर रहा है कमीशन? सेक्शन 319 के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत कमीशन जारी कर रहा है। छूट किस किस को देगा ये बात बताएंगे अभी हम आगे। लेकिन जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई राज्यपाल वगैरह हो गया और संघ के प्रशासक वगैरह हो गए, इनकी परीक्षा साक्षी के रूप में की जाती है तो भी कमीशन वगैरह जारी किया जा सकता है। कहाँ पे दे रखा है हमको? 319 में एक परंतु प्रदान किया गया है जहाँ पे हमको कहा गया है कि भाई जो राष्ट्रपति वगैरह होंगे, जो उपराष्ट्रपति वगैरह होंगे, इनकी परीक्षा वगैरह के लिए भी साक्षी के रूप में पेश करने के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है और जो भी खर्चे वगैरह होंगे, व्यय वगैरह होंगे, एक्सपेंडिचर्स वगैरह होंगे, उनकी जो पूर्ति है वो अभियोजन के द्वारा की जाएगी, यानी कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे 319 के अंतर्गत। बात करते हैं 320 के बारे में। 320 कहता है कमीशन किसको जारी किया जाएगा? कमीशन टू whom टू बी इशूड। तो सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में साक्षी मिल सकता है, कोर्ट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश करे, साक्षी भारत के बाहर रह रहा है जहां पे संहिता का विस्तार नहीं है। संहिता का मतलब हो गया हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और जब साक्षी ऐसे स्थान पे है जो भारत से बाहर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपराधिक मामलों के संबंध में करार कर रखा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे निर्दिष्ट करे वो न्यायालय, कोर्ट, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? कमीशन जारी कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 321 कहता है कमीशनों का निष्पादन, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। कमीशन मिलने पर सीजेएम या अदर मजिस्ट्रेट जो भी प्राधिकृत हो, साक्षी को अपने सामने आने के लिए क्या करेगा? समन पेश करेगा। उस स्थान में जाएगा जहां पे साक्षी है, प्रक्रिया जो भी होगी कमीशन लिखने की, उसको प्रोसेस को फॉलो करेगा और वो फॉलो होगा जो बेसिकली होता है वारंट मामलों के विचारण के लिए। ट्रायल कौन सी वाली चलेगी यहाँ पे? वारंट मामलों के, जो वारंट मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया होती है ना, वारंट मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया, वो यहाँ पे फॉलो होने लग जाएगी। सेक्शन 322 कहता है पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। तो क्या होता है, जब कभी कमीशन जारी किया जाए उस समय पक्षकार क्या करेंगे? अपने जो प्रश्न वगैरह होंगे उनको भेज सकते हैं। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सुसंगत होने चाहिए, कमीशन जारी करने वाला जो न्यायालय उसको सुसंगत समझता हो। यह पक्षकार न्यायालय के समक्ष या तो प्लीडर के सामने उपस्थित होगा या स्वयं उपस्थित होकर भी साक्षी की क्या करवा सकता है? एग्जामिनेशन करवा सकता है, परीक्षा करवा सकता है।
यानी कि सेक्शन 322 में पक्षकार क्या करेंगे, साक्ष्यों की परीक्षा कर सकते हैं। अब रिटर्न किसमें किया जाएगा, तो 323 कमीशन का लौटाया जाना, रिटर्न ऑफ कमीशन। तो कमीशन के उचित निष्पादन के बाद यानी कि प्रॉपर तरीके से जब वो एग्जीक्यूट हो गया है तो न्यायालय को परीक्षित साक्ष्यों के साथ उसको लौटाया जाएगा, साक्ष्य में उसको उपयोग किया जा सकेगा और ये जो होगा वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा, यानी कि अभिलेख का भाग होगा। जो साक्ष्य होगा वो अभिलेख का भाग होगा। सेक्शन 324 बोल रहा है एडजॉर्नमेंट के बारे में। एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग यानी कि कार्यवाहियों का स्थगन। कमीशन जब तक वापस लौटेगा तब तक क्या होगा, उसकी कार्यवाहियां स्थगित रहेगी, एडजॉर्न रहेगी। ठीक है। फिर सेक्शन 325 आता है विदेशी कमीशनों का निष्पादन। विदेशी कमीशनों का निष्पादन कैसे होगा, तो न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जो भी कमीशन जारी करेगा उसके बारे में सेक्शन 319 जो अभी हम पढ़ के आए थे उसका प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है। जहां पर संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा का विस्तार नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीजें विनिर्दिष्ट करेगा उसको फॉलो करेगा। भारत के बाहर ऐसा कोई स्थान है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विनिर्दिष्ट करेगा। बेसिकली पावर किसके पास जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रही है। और आपराधिक मामलों के संबंध में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए भी जारी करने वाला न्यायालय क्या कर सकता है, विदेशी कमीशनों का निष्पादन कर सकता है। सेक्शन 326 कहता है चिकित्सकीय साक्ष्य का अभिसाक्ष्य। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी चिकित्सक को लिखा गया व प्रमाणित अभियुक्त की उपस्थिति में कमीशन पर लिया गया हो। क्या लिया गया है, यहाँ पे एविडेंस लिया गया है, जो साक्ष्य है वो लिया गया है, अभियुक्त की उपस्थिति में कमीशन पर लिया गया है, साक्षी के तौर पर उसको दिया जा सकेगा, चाहे से साक्षी के तौर पर उसे बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। और न्यायालय को लगे तो वो अभिसाक्षी को क्या कर सकता है, समन कर सकता है और विषय वस्तु जो भी होगी उसके बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है। ठीक है, सिंपल बात है, इतना कोई ज्यादा नहीं है कि भाई हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़े, लेकिन हमारे नजरों के आगे से सारी चीजें जानी चाहिए, इसलिए हम इसकी डिटेल देखते हुए चल रहे हैं। सेक्शन 327 कहता है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। शिनाख्त को हम कहाँ पे पढ़ के आए थे, शिनाख्त को अगर हम एविडेंस से कंपेयर करते हैं तो सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और सीआरपीसी की बात करते हैं तो 54A में गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान के बारे में कॉन्सेप्ट आता था, उस पर हम पढ़ते थे। तो शिनाख्त वर्ड को आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई दस्तावेज जिसका किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्व हस्ताक्षरित रिपोर्ट है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसने खुद ने साइन किया है, उस शिनाख्त रिपोर्ट को जांच विचारण या किसी अदर प्रोसीडिंग्स में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। और चाहे मजिस्ट्रेट को उसके साक्षी के तौर पर उसको बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन उसको क्या कर सकता है, शिनाख्त रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकता है। और न्यायालय को लगे तो अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन, अभियुक्त यानी अक्यूज्ड के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब टकसाल के जो अधिकारी होते हैं उनके साक्ष्य की बात कर रहा है। टकसाल के जो अधिकारी होते हैं उनके साक्ष्य की बात की जा रही है 328 के अंतर्गत, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। तो क्या होता है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस या टकसाल का जिसने इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया हो, यानी जो टकसाल होती है जांच विचारण के किसी भी प्रक्रम में साक्ष्य के रूप में उपयोग में ली जाएगी, इसकी जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है, चाहे से उस अधिकारी को साक्षी के तौर पर बुलाए या ना बुलाए, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है, उनको साक्ष्य के रूप में उपयोग में ले सकता है। ये 328 की बात हो गई। सेक्शन 329 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। तो क्या होता है, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है। किसकी है रिपोर्ट, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, इनकी जो रिपोर्ट्स होगी इनको जांच में, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। और न्यायालय क्या करेगा, विशेषज्ञों की जो परीक्षा कर सकेगा और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु पर, यानी कि विशेषज्ञों को समन कर सकेगा और समन करके, यहाँ पे पहले समन करेगा, समन करने के बाद उनकी परीक्षा कर सकेगा। किस आधार पर, वो जो रिपोर्ट पेश की गई है उस आधार पर उनकी परीक्षा कर सकेगा। विशेषज्ञ अगर खुद न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ है, खुद नहीं आ सकता है, तो वह साथ काम करने वाले कोई जिम्मेदार अधिकारी
मतलब कोई उसका असिस्टेंट वगैरह हो गया, उसको क्या कर सकता है, न्यायालय में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो खुद नहीं आ सकता तो वो अपना कोई भी अधीनस्थ जो होता है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा, उसको भेज देगा न्यायालय की प्रोसीडिंग्स के लिए। अब ये बोर्ड कौन कौन से वैज्ञानिकों को ये लागू होती है, तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन से होते हैं वैज्ञानिक। तो रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, यानी कि यानी केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, यानी कि द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। उसके बाद आ जाता है निर्देशक अंगुली छाप ब्यूरो, यानी कि द डायरेक्टर ऑफ द फिंगरप्रिंट ब्यूरो। ठीक है, ये आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है निदेशक हाफकिन संस्थान मुंबई, द डायरेक्टर हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है किसी केंद्रीय न्यायिक प्रयोगशाला या किसी राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का निर्देशक, उपनिर्देशक या सहायक निर्देशक, द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और अ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, फिर आता है कोई अन्य सरकारी विशेषज्ञ, एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट specified or certified by notification by the state government or the central government for this purpose। और इसके साथ होगा सरकारी सीरम विज्ञानी, द सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे होते हैं, तो आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 329 इंपॉर्टेंट है, वही सेक्शन है जो कि है हमारे सीआरपीसी 293। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग सीआरपीसी के 293 से। इसकी एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर आता था हमारा सेक्शन 330। सेक्शन 330 बोला है कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना, यानी कि नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सेक्शन 294 है ये वाला, वो 293 था, ये 294 है सीआरपीसी का। ठीक है ना, तो क्या बोलता है कि प्रत्येक दस्तावेज एक सूची में सम्मिलित की जाएगी और अभियुक्त और अभियोजन से ऐसे दस्तावेजों का असली होना स्वीकार या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी। इसका मतलब एक जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह होती है वो बताई जाएगी अभियुक्त और अभियोजन को, अक्यूज्ड को, प्रोसिक्यूशन को, और डॉक्यूमेंट को सही होना स्वीकार करते हैं या डिनाय करते हैं ये बताएंगे। दस्तावेजों की ऐसी सूची ऐसे प्रारूप में होगी जो कौन तय करेगा, राज्य सरकार, यानी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो तय करेगी उस रूप में दस्तावेजों की सूची यानी कि लिस्ट होगी। दस्तावेजों का असली होना विवादग्रस्त नहीं है, वहां दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेगी। अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो असली है, ऐसा विवादग्रस्त नहीं है, मतलब कि उसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि ये सही है या गलत, तो उसको क्या किया जाएगा, जिस व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है उसके द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा, और जो भी हमारी इंक्वायरी, ट्रायल या कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स होती है उनमें उसको एविडेंस के रूप में पढ़ा जा सकेगा। यदि अभियुक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज के असली होने में आपत्ति नहीं करता है तो ऐसी दस्तावेज को सारभूति साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा। यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह होती है जिसको पेश किया गया है, अगर उसके असली होने के बारे में भी कोई संदेह नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज को भी एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा। सेक्शन 331 क्या बोल रहा है, लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र, एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो जब न्यायालय को किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान आवेदन किया जाता है, यानी एप्लीकेशन किया जाता है इंक्वायरी में, ट्रायल में या अदर प्रोसीडिंग में, उसमें लोक सेवक के बारे में कोई कथन वगैरह किए जाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह किए जाते हैं, तो आवेदक आवेदन में कथित तथ्यों को शपथ पत्र पर साक्ष्य दे सकता है। कहाँ पे दे रहा है, एफिडेविट में अपने जो एविडेंस वगैरह है वो दे सकता है, तथ्यों से संबंधित साक्ष्य के लिए न्यायालय ऑर्डर वगैरह दे सकता है। ठीक है, 331 क्या बात कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट के जो आचरण वगैरह होते हैं, कंडक्ट वगैरह होते हैं, उनके बारे में जो शपथ पत्र होते हैं, एफिडेविट होते हैं, उन पे प्रूफ की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य, यानी कि फॉर्मल एविडेंस ऑन एफिडेविट। किस पे बात कर रहा है, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट।
तो साक्ष्य औपचारिक है, वहां शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और साक्ष्य में उसको पढ़ा जा सकेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को समन करना है तो समन कर सकता है, और जो शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, उसमें जो तथ्य होते हैं उस पर कोई परीक्षा कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज के जो एप्लीकेशन वगैरह होती है उस पर ऐसा किया जा सकता है। सेक्शन 3(3) होता है कि वे प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। कौन से जैसे प्राधिकारी होते हैं जिनके समक्ष क्या होता है, एफिडेविट पर जो होती है शपथ ली जा सकती है। ऑथराइज्ड बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी सॉन। तो इस संहिता के अधीन यानी कि जो हमारी बीएनएसएस होती है उसके अधीन किसी न्यायालय के सामने उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकता है। यानी नीचे जो व्यक्ति दिए गए हैं उनके समक्ष किया जा सकता है। तो सबसे पहले होता है कोई न्यायाधीश, न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के द्वारा कोई शपथ कमिश्नर यानी ओथ कमिश्नर होता है वो हो सकता है, या जो हमारी नोटेरी अधिनियम होता है उसके अधीन कोई जो नोटेरी पब्लिक होता है वो हो सकता है। ठीक है, प्रिकॉशन हो जाता है यहाँ पे कि भाई शपथ पर किसके द्वारा ग्रहण की जा सकती है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति होते हैं। तथा शपथ पर साफ लिखा जाएगा कि कौन से तथ्य उसकी निजी जानकारी विश्वास में सही है, मतलब एक्सेप्ट कि कौन से तथ्य को वो स्वीकार कर रहा है ये उसमें लिखेगा। न्यायालय शपथ पत्रों की कलंकात्मक व विसंगत बातों को काट सकता है। न्यायालय को लगे कि भाई ये बातें यूजफुल नहीं है तो न्यायालय उनको कट कर सकता है। शपथ पत्र पर उचित रूप से सत्यापित होने चाहिए, अन्यथा ऐसे शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़े जा सकते। यानी कि सही तरीके से सर्टिफाइड होंगे, सत्यापित होंगे, तभी उनको ग्रहण करेंगे, अन्यथा उसको शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। सेक्शन 333 के बाद आ जाते हैं 334 पर। पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, यानी प्रीवियस कन्विक्शन एंड एक्विटल हाउ प्रूव्ड। तो पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त जो किसी विधि के द्वारा उपबंधित है, भाई किसी विधि ने कोई प्रोविजन वगैरह दे दिया, कोई प्रोसेस दे दिया, तो वो तो उस तरीके से साबित करेंगे। और अन्यथा उस न्यायालय के अधिकारी के द्वारा प्रमाणित दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि से यानी कॉपी से, या दोष सिद्धि की दशा में जो जेल का बाहर साधक अधिकारी होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के द्वारा दंड या उसका कोई भाग या भोगा गया सुपुर्दगी के उस वारंट को पेश करके जिसके अधीन, मतलब उसने कोई जो दंड की मात्रा वगैरह भोग ली है उसको बता के बताया जा सकता है। और इन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त व्यक्ति वही है जो ऐसे दोषमुक्त या दोषित किया गया था साबित किया जा सकेगा। मतलब कि भाई इसको पहले दोषित किया गया है या दोषमुक्त किया गया है, ये वही व्यक्ति है, वही अभियुक्त है, तो उसको ऐसे साबित किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए 335 क्या बोल रहा है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। सेक्शन 299 है सीआरपीसी का, सेम यही बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में दिया जा सकेगा, अभियुक्त नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में साक्ष्य का अभिलेख कैसे दिया जा सकेगा। अभियुक्त फरार हो गया है और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना नहीं हो तो दे सकते हैं। अभी साक्षी मर जाता है, साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, भारत की सीमाओं से बाहर चल जाता है, साक्षी नहीं मिल रहा है, और मगर मिल भी रहा है तो उसकी हाजिरी विलंब की बिना के भी न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, उसको मतलब बुलाया नहीं जा सकता, असुविधा होगी, तब वो क्या कर सकता है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख करवा सकता है। और लास्ट सेक्शन है इसका हमारा 336 क्या बोल रहा है, कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, यानी कि एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। तो क्या होता है, लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या जो चिकित्सा अधिकारी वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो तैयार की गई दस्तावेज होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, इस संहिता यानी कि जो हमारी बीएनएसएस होता है इसके अधीन जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए है। तो ऐसा अधिकारी अगर सेवानिवृत्त हो जाता है, मर जाता है, पाया नहीं जाता, अभी साक्ष्य नहीं दे सकता, आ नहीं सकता साक्ष्य देने में, तो जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में देरी होने की हो तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी या विशेषज्ञ लोक सेवक के उत्तरजीवी अधिकारी को सुनिश्चित करेगा। इसका मतलब अगर ये अधिकारी नहीं आ सकता, ए नाम का अधिकारी नहीं आ सकता है, तो अगर उसका कोई बी नाम का अधिकारी है तो वो आ सकता है। ठीक है, इसका जो उत्तरजीवी अधिकारी वगैरह होगा वो इसको क्या करेगा, आके प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करवा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। ठीक है, जिन्होंने पहले पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट जाके देखेंगे, जब भी आपको पार्ट सेकंड समझ में आ पाएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट कहाँ पे था, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में। आज हमने पार्ट सेकंड किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जुड़े रहना है डीलो क्लासेस के साथ में। इसी तरीके से आपके पास और लेक्चर्स आने शुरू होंगे धीरे धीरे। जो भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट होगा वो आपके लिए लेके आया जाएगा। चैनल का एनालिसिस करने पे मुझे पता चला है कि सब लोग व्यूज तो करते हैं पर उस लेवल पे इसको क्या सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, फिर मैं आगे लेक्चर कैसे लेके आ पाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आप लोगों को कंटेंट की प्रॉब्लम रहती थी कि मैम कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो अब हम लोगों की आ चुकी है डीलो क्लासेस की ऐप। जी हाँ, डीलो क्लासेस की ऐप आ चुकी है। आप प्ले स्टोर पे जाके डीलो क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको यूजफुल मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगी बीएनएस की पीडीएफ, बीएनएसएस की पीडीएफ और अदर जो एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स वगैरह हैं, उनकी पीडीएफ वगैरह मिलेगी, वीडियोस वगैरह मिलेंगे। तो आप लोग चाहें तो वहां पे डीलो क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके आप लोग पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। और किसी भी तरीके की क्वेरी है आपको तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डीलो क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, डीलो क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बरखा शर्मा करके होगा, आपको अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम आपका किया गया प्रयास हमको अच्छा लगा। इस तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलो क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।